इजराइल ईरान के युद्ध का ये आज 7वां दिन है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। सोचिए, ये तस्वीर गवाही दे रही है कि इजराइल जो है मिसाइल की बारिश कर रहा है। आखिर इजराइल की क्या है रणनीति, अब खुलकर धीरे धीरे साफ हो रहा है। आज फिर इजराइल ने अजरबैजान जो एक देश है जहां अमेरिका के सेना के लोगों की तैनाती थी, जहां उसके एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा था, ईरान ने वहां हमला किया। इसका मतलब है कि ईरान को अमेरिका का नस पता चल गया है। यह युद्ध ईरान इजराइल से नहीं लड़ रहा है, यह युद्ध ईरान अमेरिका से लड़ रहा है। अमेरिका के नस का पता चल गया, उसे पता चल गया है कि अगर एक भी अमेरिकन फौज मारा गया, जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज होगी उतना ज्यादा अमेरिका पर दबाव बनेगा। और ईरान के पीछे अगर चीन खड़ा है तो इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। और इसी वजह से इजराइल को गुमान था कि अमेरिका मेरे साथ है, अमेरिका के पास आधुनिक फाइटर प्लेन है, विमान है और वो युद्ध जीत लेगा। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ ईरान के लोगों को भड़का दिया जाएगा, वहां सत्ता पलट दिया जाएगा, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। लेकिन ठीक इसके उलट खामनेई की मौत ने ईरान को फिर से खड़ा कर दिया है। दोनों देशों का अंतर समझिए। ईरान के लोग जहां सड़कों पर नाच रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश तू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं, इजराइल के लोग बंकर में छुपे हुए हैं। और ये बात अब अमेरिकन सैनिक कह रहे हैं कि मैं किसके लिए मर रहा हूं, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, उन इजरायलियों के लिए जो बंकर में छुपे हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल की जनता की भी कोई गलती नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये युद्ध दो लोगों ने दुनिया पर थोपा है। पहला, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने दोषी करार दे रखा है, जेनोसाइड का दोषी है, वो नरसंहार का दोषी है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप, जिसके सनकपन को दुनिया भुगत रही है। याद है भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा गया था। याद है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लाद दिया था। याद है डोनाल्ड ट्रंप आए दिन लोगों की धमकियां देता था। सोचिए, वो डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन के राष्ट्रपति को उसके कपड़े को लेकर बेइज्जत कर रहा था, जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब उसी यूक्रेन को वो कह रहा है कि मुझे ड्रोन्स दो ताकि मैं ईरान पर हमले कर सकूं और ईरान का जो ड्रोन्स है उसको काबू कर सकूं। अगर आप, मजबूरी है हम लोग की, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते जिसमें मिसाइल्स फट रहे हैं, जिसमें मिसाइल से उठता गुब्बार है, आग है, वो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। लेकिन आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर वो सारी तस्वीरें देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और सोचिए, सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। ईरान की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो खाड़ी देशों का समर्थन अब ईरान को मिल रहा है वो अद्भुत है। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान में, खाड़ी देशों में बैठकर इजराइल के पक्ष में ईरान पर हमला किया जाए। खाड़ी देश में अमेरिका के सैनिक होंगे, ट्रूप्स होंगे, और ईरान सिर्फ इजराइल पर हमला करेगा और हम ईरान पर हमला करेंगे। यही पर चूक हो गई। आज सीनियर पत्रकार नवीन कुमार से बातचीत में उन्होंने ये बात समझाया कि अमेरिका को लगता था कि वो ईरान को खाड़ी देशों पर हमला करने से उसकी मजबूरी है, खाड़ी देशों पर सीधे ईरान बम नहीं गिरा सकता है, और इसलिए ईरान को, वो खाड़ी देशों को, गल्फ कंट्रीज को, खासकर ओमान, कतर, दुबई, अबुधाबी, जॉर्डन, इन तमाम देशों को अपना पनाहगाह मानता था। वहीं पर अमेरिका से चूक हो गई है। ईरान ने बहुत ही होशियारी से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया है, अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। और उसके बाद सबसे खास बात है कि खाड़ी देश के हुक्मरान, खाड़ी देश के प्रिंस क्राउन, खाड़ी देश के भरे सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो अमेरिका से डरे हुए हों या वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हों, लेकिन वहां का एक एक नागरिक जो है वो इजराइल के खिलाफ है और वो ईरान के साथ है। क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि इजराइल ने किस तरह से फिलिस्तीन, जो एक गरीब और लाचार और किसानों का देश था, उसको मलबे में तब्दील कर दिया। उन बच्चों, उन औरतों, उन बुजुर्गों को उसको बिल्कुल फिक्र नहीं थी। युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए।
चाहे जिनेवा संधि हो, चाहे यूएन चार्टर हो, इन सब की को धत्ता बताकर ईरान इजराइल ने इतनी बमबारी की कि वो मलबों में तब्दील हो गया। ईरान ने कहा था, खामनेई ने मरने से पहले कहा था पिछले युद्ध के समय कि अब अगर इजराइल ने हिमाकत की, हम पर हमला किया, तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इजराइल के दूसरे शहरों को तो छोड़ दीजिए, इजराइल की राजधानी तेल अवीव मलबे में ढेर हो रहा है। रोज लगभग 100 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश होती है। अकेले कुवैत में ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये अमेरिका का कि उसके 3 फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है। उसके कैजुअलिटीज की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खाड़ी देशों में व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया गया है कि आप खबरें नहीं भेज सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। सच्चाई यह है कि अमेरिका सबसे बुरे वक्त में फंस गया है। अमेरिका इस तरह की मुश्किल में कभी नहीं फंसा था। वियतनाम युद्ध में उसकी हार हुई थी, उसे भागना पड़ा था, लेकिन इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। इराक में उसकी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। अफगानिस्तान में उसको इतने नुकसान नहीं उठाने पड़े थे। लेकिन ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और लगभग 10 देशों पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां हमला किया जा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। और अमेरिका के सहारे ही इजराइल इस युद्ध को जीतना चाहता था। सोचिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने ही बंकर, अपने ही सेना पर भरोसा नहीं है। वो पूरी तरह से इस बात को लेकर अब आशान्वित नहीं है कि उसे इस युद्ध में जीत मिलेगी और वो जर्मनी शिफ्ट हो गया है। और उससे भी बड़ी बात, जितने वायु रक्षा प्रणाली थे, चाहे पैट्रियट हो, चाहे थार्ड हो, चाहे जितने इस तरह के जो बड़े आधुनिक यंत्र थे, वायु रक्षा प्रणाली थे, जिस पर गुमान था अमेरिका को और इजराइल को, वो सब फेल हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इजराइल के जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो सब निशाने पर लग रहे हैं। ऑन टाइम उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, सारे रडार पर हैं और पूरी जानकारी मिल रही है। जानकार बता रहे हैं कि इसके पीछे चीन है जो लगातार ईरान के साथ खड़ा है। यहां तक कि रूस पुतिन ने कहा है कि हम यूरोप के पाइपलाइन काट देंगे अगर यूरोप ने ईरान पर हमला की कोशिश की। दरअसल अभी हाल ही में यूरोपियन देशों में से कुछ देशों ने कहा है, जो अमेरिका के दबाव में है, कि हम परमाणु हमला कर सकते हैं ईरान पर। ऐसी स्थिति में रूस ने कहा है कि हम तैयार हैं और इन देशों का गैस पाइपलाइन काट देंगे। मतलब साफ है कि ईरान अलग थलग नहीं है। ईरान के साथ जहां लेबनान है, ईरान के साथ जहां यमन के लड़ाके हुती हैं, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला है, वहीं रूस और चीन जो दोनों परमाणु हथियारों से लैस है, वो भी ईरान की जमकर मदद कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह के हालात हैं जैसे रसिया को यूक्रेन में यूरोप और अमेरिका ने फंसा दिया था। यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही थी। यूक्रेन रसिया को लगा था कि हम महीना, 10 दिन, 15 दिन में इस युद्ध को जीत लेंगे। वहां नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई मिली। पूरा यूरोप उसके साथ था, अमेरिका उसके साथ था। ठीक यही चीज अब ईरान के साथ हो रहा है। चीन और रूस जमकर उसको हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। और जो तमाम जो आधुनिक यंत्र है, चाहे वो आकाश से लोकेशन लेना हो, तमाम जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे उनको मदद मिल रही है। और इससे साफ है कि युद्ध अगर लंबा चला तो इसमें इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान है। अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट के हो सकता है कि वो वापसी कर ले, क्योंकि वो कैजुअलिटी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि युद्ध के 7वें दिन देर रात तक लगातार बमबारी होती है। इतनी कैजुअलिटीज है कि अब इजराइल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो युद्ध से मुक्ति चाहते हैं। एक बात तो साफ है, यूक्रेन ने यह साबित कर दिया, जिस तरह से यूक्रेन ने रूस को रोक रखा था क्योंकि उसे यूरोप और अमेरिका की मदद मिल रही थी, उसी तरह से ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास तकनीक हो, मिसाइल्स हो, विज्ञान हो, ड्रोन्स हो, तो आप अमेरिका को भी चैलेंज कर सकते हैं। अमेरिका के साथ गनीमत यह है कि वो खाड़ी देशों में या एशिया के किसी देश में अपने आप को वहां से रोक कर हैंडल नहीं कर सकता है। ईरान ने पाकिस्तान को भी धमकी दी है कि अगर आपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दिया तो हम उन तमाम जगहों पर हमला करेंगे जहां अमेरिकी सैनिक आते हैं। साइप्रस में भी हमले की बात सामने आ रही है। तो युद्ध बड़ा होता जा रहा है और ईरान का टारगेट सिर्फ अमेरिका है। कोई अफवाह फैलाई जाए पश्चिमी मीडिया के द्वारा कि आम लोगों को मारा जा रहा है, तो वो झूठ है।
लगातार ईरान की कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य अड्डे हैं, उस पर हमला किया जाए। युद्ध के 7वें दिन के लिहाज से बात करें तो सबसे कमजोर दिख रहा ईरान, सबसे मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया भर के जो अमन पसंद लोग हैं वो उसको सहानुभूति दे रहे हैं और हथियारों की कमी नहीं हो रही है। ऑफिशियली ईरान ने कहा है कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल हैं, 1 लाख हमारे पास ड्रोन है, हमारी क्षमता 500 ड्रोन बनाने की रोज है और हम चाहें तो इस युद्ध को 5 सालों तक लंबा खींच सकते हैं। लेकिन इसका ग्लोबल असर भी दिखना शुरू हो गया है। होर्मुज स्ट्रीट को बंद किए जाने के बाद तेलों को लेकर महामारी मचने वाली है, हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि भारत में भी लोग तेल में टैंकर में तेल भरवा रहे हैं। तेल स्टोर करने लंदन में लोग तेल स्टोर कर रहे हैं, अमेरिका में लोग तेल स्टोर कर रहे हैं, पूरे यूरोप में लोग तेल स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि यूरोप में तेल जाना हो खाड़ी देशों से या खाड़ी देशों से एशिया में भी अगर तेल लाना है तो आपको होर्मुज स्ट्रीट से ही गुजरना होगा। और ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रीट से गुजरने की परमिशन सिर्फ चाइना को है और किसी देश को नहीं है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है और इस युद्ध ने ये बात साबित कर दिया है कि अंततः तमाम जो ताकतवर देश है, अगर वो इंसानियत को छोड़ रहे हैं तो उनकी हार होगी। याद कीजिए मुसोलिनी और हिटलर को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को विश्व विजेता समझते थे, उनकी हार हुई। और अब लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को विश्व विजेता समझ रहा था, वो भी लगभग हार के करीब है। नैतिक हार हो चुकी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।